तो बात शुरू करते हैं। आदरणीय रणधीर सर को ये समर्पित है, उनकी किताबों को समर्पित है और ये श्रृंखला भी हमारी किताबों को समर्पित है। तो हम किताबों के साथ सर को समझेंगे और सर के साथ हम किताबों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एपीएस चौहान सर ने अपने कई सेमिनार में ये बात को बताया है कि प्रोफेसर रणधीर सर से जीवन में केवल उनकी 2 मुलाकातें हैं और उस मुलाकात में सर ने आदरणीय सर से ये प्रश्न किया था कि आप कभी इंडियन फिलॉसफी पर भी काम करेंगे। तब सर ने हंसते हुए कहा था कि अगला जीवन मिलने पर। हालांकि सर मार्क्स को पसंद करते थे और मार्क्सिस्ट जो होते हैं वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ मैं इस बात को केवल इसलिए बताना चाहती थी कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, इनकी जो बातचीत है वो हमें सुननी चाहिए और राइटिंग्स तो खैर हमें पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आज आदरणीय रणधीर सर हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लिटरेचर इस दुनिया को दिया है अपनी लेखनी के माध्यम से, वो हमेशा इस समाज को दिशा देने का ही काम करेगा। तो सर ने जो सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने के बाद और मुझे भी हिम्मत आई कि हमें जीवन में किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, तो सर अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं कि वो जब भगत सिंह की फांसी होती है और तब वो स्कूल स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में वो किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और उनके पिता जो थे वो बहुत बड़े सर्जन थे और वे गांधीवादी और लेनिन दोनों का मिला जुला रूप थे। और उन्होंने बताया है सर ने कि उनके पिता ने उनको आगाह किया था कि देखो तुम कोई भी काम इस तरह से मत करना जो कानून के खिलाफ हो। और सर बताते हैं कि जब मैं घर से निकला तो सबसे पहले मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को ही ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ सर के बारे में जो चीज़ हमें समझ में आती है कि वे भगत सिंह से प्रभावित थे। भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी वो पूरी तरह समाजवाद से संबंधित थे और जिस समय पूरा ये राष्ट्रीय आंदोलन हिंदुस्तान का था वे उनकी आंखों से गुजर रहा था। ये तमाम चीज़ें एक साथ हो रही थी, गांधी का अपना मूवमेंट चल रहा था। तो आज रणधीर सर की ये किताब हम सबके लिए, जो गांधी को प्रेम करते हैं उनके लिए भी एक दिशा देने का काम करती है। इसी बातचीत को जब मैं आपके सामने आगे बढ़ाऊंगी तो सर ने इस तरह से बताया है कि तमाम संघर्षों के बाद जब वो राजनीति विज्ञान में एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और फिर बहुत छोटी छोटी जगह पे उन्होंने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने गुरुमुखी का अनुवाद भी किया, उन्होंने तमाम कम्युनिस्ट जो मैगजीन्स निकलती हैं उनका एडिट किया और जो दिल्ली में शिविर लगे हुए थे, ऐसे कॉलेज भी बने हुए थे जहां शरणार्थियों के लिए पढ़ाई होती थी, उसमें भी सर ने काम किया। और आखिर में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में वे जब आते हैं, कुछ समय सर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी रहे थे और चूँकि वे कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े थे और जैसा कि उस मार्क्स के 1835 का जो निबंध है कि हम सब बड़े लेखक हो सकते हैं, हम बड़े विद्वान हो सकते हैं, हम बड़े संत हो सकते हैं, लेकिन हम एक संपूर्ण मनुष्य नहीं हो सकते। और सर अपना जो जीवन चला रहे थे, अपने जीवन में जिस तरह से वे अध्यापन काम कर रहे थे, उसमें सर ने ये बताया है कि जब वे यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी के तमाम कर्मचारियों की समस्याओं के लिए भी वे आंदोलन को गति दे रहे थे, उसमें उनकी भागीदारी थी, उसको नेतृत्व दे रहे थे। वे वाइस चांसलर के खिलाफ जो दूसरों के हित उससे प्रभावित होते थे तो वीसी के खिलाफ भी वे आंदोलन चला रहे थे। मतलब कहने का ये कि विद्वता या किसी विषय को जानने का मकसद सिर्फ सर की नज़र में ये नहीं था कि आपका एपीआई बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए या आप विद्वान मान लिए जाएं। सर के लिए एक अच्छा इंसान होना, पूर्ण मनुष्य होना ज़्यादा ज़रूरी था, जो अपने आजू बाजू की समस्याएं हैं उससे वो अनजान न रहे। और शायद कल जब हम रस्किन पर बात कर रहे थे तो रस्किन का भी यही रास्ता था, गांधी का भी यही रास्ता था कि जो काम तुम करने जा रहे हो उसको बैठ के सोचो कि उससे अंतिम व्यक्ति का क्या लाभ होने वाला है, क्या भला होने वाला है। सर को जो मैंने पढ़ा और सर को जितना मैं समझ पाई उसका भी सार जो है
वो यही निकलता है। खैर सर को जब हम आगे पढ़ते हैं तो सर इस तरह से भी उस अपने बारे में जो उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो चूँकि वो मार्क्स को पसंद करते हैं तो उन पर रोक लगा दी गई कि आप मार्क्स को नहीं पढ़ाएंगे। तो रणधीर सर ने ये लिखा है कि मतलब ये हुआ कि मैंने मार्क्स को प्लेटो के माध्यम से पढ़ाया और शायद ये और ज़्यादा शानदार अनुभव था। तो वे गज़ब के विद्वान तो थे ही, पर आम आदमी की तकलीफ़ों से जूझना रणधीर सर का स्वभाव था, जिसको 1835 के मार्क्स के निबंध से भी हम तुलना कर सकते हैं कि मार्क्स 1835 में जो बात कह रहे थे उसको सर अपने जीवन में उतार रहे थे, क्रियान्वित कर रहे थे कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की समस्याओं से अगर आपका लेना देना नहीं है तो आपकी विद्वता भी किसी काम की नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं कभी विदेश नहीं गया और फिर मैंने इसी क्रम को जारी रखा कि पढ़े लिखे लोगों में एक ऐसा भी प्रोफेसर होना चाहिए जो ये कह सके कि वो कभी विदेश नहीं गया है। ये एक केवल छोटी सी बात नहीं है, इसके पीछे जो सर का आशय है वो बड़ा गंभीर है, क्योंकि हमें सबको लगता है कि हम बाहर जाके या बाहर की चीज़ों को लाके कोई बड़ा काम करते हैं। और वही गांधी का भी रास्ता है कि हिंदू स्वराज में जो गांधी कह रहे थे उसको मैं कोरिलेट करना चाहती हूँ। गांधी ने भी कहा था कि हमें कहीं भी बहुत दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ही एरिया में काम कर सकते हैं, हम अपने ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं, हम अपने ही क्षेत्र की समस्याओं को अगर नज़दीक से देखें और उनका हल निकालें तो शायद इस पूरी मानव सभ्यता को हम समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। चूँकि रणधीर सर तो बहुत बड़े विद्वान थे, वे मार्क्स को जितना खूबसूरती से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे मार्क्सवाद, समाजवाद और भारतीय राजनीति, तो भारतीय राजनीति के अंतर्गत तमाम तरह की सारी समस्याएं जिससे हम गुज़र रहे हैं उस पर उन्होंने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। गांधी पर सर ने बहुत अच्छी बहस की है और गांधी से जिस चीज़ से वे प्रभावित थे, तो रणधीर सर लिखते हैं अपनी राइटिंग्स में कि इस मुल्क की गरीब जनता को अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति था तो वो गांधी था। वे गांधी के अहिंसा का सम्मान करते थे, वे गांधी के साथी और साधनों की पवित्रता पर भी बात करते हैं और उस बहस को फिर आगे बढ़ाते हैं कि क्या वजह रही कि गांधी को हमने जब इतना हाइट दिया, इतना ऊंचा उनको स्थान दिया, जगह जगह उनके स्टैचू बना दिए, जगह जगह उनकी सड़कों पर गांधी का नाम हमने लिख दिया, लेकिन गांधी हमारे जीवन में नहीं आ पाए, तो वो कौन सी समस्याएं थी, वो क्या वजह थी। और शायद यहाँ उन्होंने गुन्नार मिडल के उस सेंटेंस को शामिल किया है, इंगित किया है, जबकि गुन्नार मिडल हम सब जानते हैं नेहरू के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब भारत आज़ाद हो गया, हमारी पूरी पार्लियामेंट काम करने लगी, तब गुन्नार मिडल ने जो स्टडी की तो उन्हें दुख हुआ कि केवल दूसरे राजाओं की जगह अब देशी लोग बैठ गए हैं और समस्याएं आम आदमी तो वहीं का वहीं रहा है। और इस चीज़ को फिर रणधीर सर ने कितनी खूबसूरती से बढ़ाया है और वे इस बात पर भी अपनी बहुत स्पष्ट टिप्पणी दर्ज करते हैं कि विद्वानों ने लिख दिया कि अब विचारधाराओं का अंत हो गया है, इतिहास का अंत हो गया है, एंड ऑफ द हिस्ट्री उस समय आ चुकी थी कि इतिहास का ही अंत हो गया है। और हाँ, यहाँ मैं एक आपको बात बताऊंगी, क्योंकि किताब का भी ये श्रृंखला है, तो एंड ऑफ द हिस्ट्री जब मैं अपने कॉलेज में नई छोटी सी नौकरी कर रही थी, गांव के कॉलेज में पोस्टेड थी मैं, जहाँ 15 बच्चों का ही एडमिशन था, तब जिवाजी विश्वविद्यालय के डॉक्टर APS चौहान सर हमारे कॉलेज में लेक्चर डिलीवर करने आए थे और एंड ऑफ द हिस्ट्री किताब उनके हाथ में थी। तो मैंने ऐसे ही टेबल पे से बस खाली किताब को ऐसे पलट के देखा था कि हाँ ये कोई किताब है। और आज जब रणधीर सर को मैं आपके सामने उनके छाया में बैठ के हम गांधी को भी समझेंगे, मार्क्स को भी समझेंगे, तो मुझे APS सर भी याद आए। तो सर ने कहा था कि चाहो तो तुम ये किताब ले लो, तो मैंने बोला नहीं सर, हम इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं जानते हैं। और इसी को मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि सर ने हमारा महाविद्यालय में पूरा व्याख्यान हिंदी में दिया और जैसा कि अहमद सर ने भी रणधीर सर के बारे में लिखा है, तो बड़े विद्वान लोगों की ये काबिलियत होती है कि वे अपने विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से
जोड़ना चाहते हैं, उसे उससे दूर नहीं रखना चाहते हैं। और भाषा जो है वो केवल समझाने का माध्यम है, ऐसा विद्वान लोगों की मान्यता होती है। भाषा कोई रोब या अहंकार की चीज़ नहीं होती है। अगर हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं, हमारा विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं जानता है, तो बड़े लोगों की काबिलियत देखिए, बड़े लोगों का बड़प्पन देखिए कि वे अपनी उस भाषा को छोड़ के हमसे हिंदी में बात करने लग जाते हैं। तो आदरणीय रणधीर सर को तो मैं याद कर ही रही हूँ, मैं एपीएस सर आपको भी याद कर रही हूँ, क्योंकि रणधीर सर और एपीएस सर की 2 जगह बातचीत आती है, सिर्फ 2 ही बार उनकी मुलाकात है। और सर ने उनसे शायद ये प्रश्न भी किया था कि आप इतना खूबसूरत मार्क्स को समझा के गए हैं, मार्क्स इतना अच्छा आप लिख कर जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंडियन फ़िलॉसफ़ी को भी समझते और हमें समझाने की कोशिश करते, तो हमारी सोसाइटी को शायद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता। तो आदरणीय रणधीर सर ने हंसते हुए कहा था कि अगला जन्म जब लूँगा तब मैं इंडियन फ़िलॉसफ़ी को पढ़ूँगा। हालांकि मार्क्सिस्ट रीबर्थ में बिलीव नहीं करते। खैर, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाती हूँ कि रणधीर सर ने विद्वान लोगों को भी यह चुनौती दी कि केवल बड़े बड़े अपने जो रिज्यूम हम बनाते हैं, इससे हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं। समस्या हल होती है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं, आपको अपने एकेडमिक एरिया में कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती है जिससे विद्यार्थी परेशान है, जिससे कर्मचारी परेशान है, जिससे कई टीचर्स परेशान है, तो आप उनकी समस्याओं से लड़िए। और ये काम हमारी अंशु केडिया जी बहुत हिम्मत से कर रही हैं। वे शिक्षक संघ का भी काम देखती हैं, उसकी महासचिव हैं। और आप ये देखिए कि उन्होंने बौद्धिक परामर्श के लिए ये इस चैनल को ही बना डाला, जहां अपनी बेटी की मदद से वे तमाम विद्वान लोगों को इकट्ठा कर रही हैं और हमारे आम विद्यार्थियों तक उन सब बड़े बड़े विद्वत जनों को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो आज मैं अंशु जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे रणधीर सर पर बात करने का एक छोटा सा अवसर दिया। हाँ, गांधी के बारे में हम अब अगली जो हमारा तीसरा भाग है उसमें हम बातचीत शुरू करेंगे कि गांधी के बारे में रणधीर सर हमें क्या समझ देना चाह रहे हैं और गांधी को हम क्यों अपने देश में इस तरह से बना दिया कि वे केवल पूजा की वस्तु तो हो गए पर उनके विचार ज़मीन पर क्रियान्वित नहीं कर सके। थैंक यू।